तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। हम अपनी PYQ सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन ले आए हैं और उसी में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम करेंगे रिप्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चंस जो आपके CDS और NDA में आए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज CDS 2018 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स आर प्लेड बाय एपिडिडिमिस vas deferens seminical vesicles and prostate gland in male reproduction system। तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की दो तीन चीज़ें पूछी हैं, तो एक बार मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा ही देख लेते हैं। दिस इज़ योर मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इन योर बॉडी। तो यार इसमें क्या होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आपका मेन क्या काम है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का, स्पर्म प्रोड्यूस करना और उस स्पर्म को इजेक्ट करना और कहाँ तक पहुँचाना, फीमेल सेक्स सेल तक पहुँचाना, जिससे आपका न्यू लाइफ बॉर्न हो सके, है ना। तो बेसिकली रिप्रोड्यूस। तो इसलिए स्पर्म रिप्रोड्यूस बनता कहाँ पे, सबसे पहले वो देखते हैं। स्पर्म बनता है भाई आपका, टेस्टीज आपके स्पर्म को बनाती है, टेस्टीज। और दूसरा काम क्या करती है आपकी टेस्टीज, स्पर्म के साथ साथ मैंने पढ़ा था पिछले, अगर देखो यार अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे PYQ के तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे सेशंस देखो। हाँ अगर आपको स्पेसिफिकली एक सेक्शन रिवाइज करना है तो आप देख सकते हो उसको। तो टेस्टीज हमने पिछले सेशंस में देखा था, एक तो स्पर्म तो बना ही रही है, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और क्या करती है आपका, एक हार्मोन और बनाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो ये टेस्टीज एक ना सैक लाइक स्ट्रक्चर में होती है, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम बाहर होता है बॉडी के, स्क्रोटम इज दी ओनली थिंग कह सकते हैं हम जो बॉडी के स्ट्रक्चर के बाहर की तरफ है। देखो ये हैंग करता है बॉडी के स्ट्रक्चर के बाहर, नॉट दी ओनली थिंग बट ये भी करता है, काफ़ी बाहर होता है बॉडी से। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो स्पर्म बनाती है ना टेस्टीज, स्पर्म को चाहिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से, तो इसीलिए वो बॉडी से थोड़ा बाहर होगा तो कम टेम्परेचर होगा। तो ये चीज़ हमें दोबारा याद दिलाती है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर ठीक ठाक होता है ना। हमारी बॉडी का थोड़ा ठीक टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी को, कमेंट करके बताओ मुझे, है ना। तो इसलिए बॉडी के टेम्परेचर नहीं झेल पाता स्पर्म। तो हमने ये भी सुना है काफ़ी न्यूज़ वगैरह में, या फिर पहले सुनते थे, अब तो इतना नहीं, कि और ये चीज़ फैक्ट भी है कि जो लोग भट्टी में काम करते हैं, फर्नेंस वगैरह में, और अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं, वहाँ पर उन लोगों के स्पर्म काउंट जो है वो कम होता है और थोड़ा हेल्दी भी नहीं होता स्पर्म। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, एक्सेसिव हीट, तो स्पर्म में फर्क आएगा ही। तो स्कॉटम का ये काम है। एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस ना आपकी यहाँ पे गांठ की तरह स्ट्रक्चर होता है, ऐसे राउंडेड वेसिकल्स, ऐसे करके, ऐसे राउंडेड ऐसे ऐसे वेसिकल्स, ये एपिडिडिमिस होता है। अच्छा हमारे पास एक टेबल और है, उस टेबल के थ्रू मैं बताऊंगा तो काफ़ी सही रहेगा। टेस्टीज स्कॉटम में होते हैं, आउटसाइड एब्डोमन, तो एब्डोमन से बाहर लटक रहे होते हैं स्कॉटम। अब आपका क्या काम होता है, टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट करते हैं, बिल्कुल जी। स्क्वाटम, स्किन पाउच, टेस्टीज, टेम्परेचर लो फॉर स्पर्म, वेरी नाइस। एपिडिडिमिस, कोलाइडेड ट्यूब्स ऑन टेस्टीज, टेस्टीज के ऊपर कोलाइडेड ट्यूब्स है, ये मैंने बताया यहाँ पे, है ना, ऐसे करके होती है। और क्या काम है इसका, स्पर्म स्टोरेज एंड मैच्योरेशन, मैच्योर करती है स्पर्म को और स्टोर भी करती है। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करती है, बहुत ही स्मॉल टर्म के लिए स्टोर करती है। हालांकि ये जो टर्म है ये आपके क्लास 10th की NCERT तक गिवन नहीं है, बट फिर भी आपके पेपर में पूछा गया है, मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया। तो बस इतना पता हो कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है मेल्स के कहाँ पे होता है, और थोड़ा सा ये ध्यान हो क्या काम होता है, स्पर्म स्टोरेज एंड मैच्योरेशन। वास डिफरेंस पूछा है, लिखा है, पूछा नहीं है। तो वास डिफरेंस कहाँ पे है आपका, ये रहा आपका वास डिफरेंस। अब देखो वास डिफरेंस एक तरह से एक पाइपलाइन है, जिसका काम क्या है, स्पर्म जब बन जाता है स्पर्म को ले जाकर कहाँ पे दे देना, जहाँ से स्पर्म बाहर जा सके, आपका यूरेथ्रा पे दे देना। यूरेथ्रा आपका मेन पाइपलाइन है जिससे स्पर्म बाहर जाता है पीनस के थ्रू होते हुए। तो वास डिफरेंस का ये काम है, ट्रैवल द स्पर्म टू द यूरेथ्रा। डक्ट है एक जो ट्रैवल करती है एपिडिडिमिस से लेके यूरेथ्रा तक, ठीक है। स्पर्म एपिडिडिमिस पे आता है, वहां से यूरेथ्रा तक ले जाता है, ट्रांसपोर्ट। सेमिनिकल
वेसिकल्स, सेमिनिकल वेसिकल्स, अब इनका क्या काम होता है, कहाँ पे, ये देखो सेमिनिकल वेसिकल्स। अब क्या होता है जब ये आपकी वास डिफरेंस स्पर्म ले जा रही होती है तो बीच में एक ऐसा मस्कुलर पाउच पड़ता है छोटा सा, ये वाला ऑरेंज कलर का, प्रोस्टेट। और प्रोस्टेट के वहाँ पे एक दो चीज़ें और मिलती हैं स्पर्म को, स्पर्म जा रहा होता है, स्पर्म भाई साहब के बीच में एक दो चीज़ें पड़ती है, सेमिनिकल वेसिकल और प्रोस्टेट आपका। ये दोनों क्या करती हैं, स्पर्म को ना और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती हैं और हेल्दी बनाती हैं, ताकि स्पर्म आराम से तैरता हुआ अपने टारगेट तक जा सके और थोड़ा और हेल्दी हो सके। तो स्पर्म को और हेल्दी करते हैं और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही मिलके। ठीक है, कहाँ पे होता है, ब्लैडर बेस पे, ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या करता है, ऐड फ्रक्टोज रिच फ्लूइड, फ्लूइड ऐड कर रहा है, एनर्जी वगैरह होता है जिसके अंदर। प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या कर रहा है, सपोर्ट स्पर्म एक्टिविटी। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, प्रोस्टेट ग्लैंड का एक और इम्पॉर्टेंट काम है कि न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, एल्कलाई बना देता है, थोड़ा बेसिक बना देता है स्पर्म को। तो उससे ये भी पता चलता है हमें स्पर्म क्या होता है, थोड़ा एल्कलाई होता है ना। न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी, अगर है थोड़ी बहुत तो। अभी एसिडिटी कहाँ से आती है यार, ऐसा है, ये जो यूरेथ्रा पाइप है ना, ये जो यूरेथ्रा पाइप है, ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है, आपका स्पर्म के लिए भी और यूरिनेट के लिए भी, यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी, है ना। तो मतलब इस पाइप के थ्रू यहाँ से ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा, तो यूरिनरी ब्लैडर और इसका रास्ता सेम है बिल्कुल। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब यूरिन होता है वो एसिडिक होता है थोड़ा सा, है ना। तो उसी एसिडिक पाथ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एल्कलाई बनाने के लिए आपका प्रोस्टेट ग्लैंड उसको यूज़ कर, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम आता है उसको एल्कलाई बनाने के लिए। तो इसीलिए थोड़ा एसिडिक होता है ये पाथ, क्योंकि यहाँ से यूरिन भी जाता है। और ये भी पता हो गया हमें कि भाई आपका यूरेथ्रा पे दोनों चीज़ें ट्रैवल करती है, यूरिन भी और आपका स्पर्म भी। ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, यूरिनरी ग्लैंड इसी रास्ते से कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है दोनों का, बहुत बढ़िया। पेनिस, पेनिस एक आपका मस्कुलर ऑर्गन है जिसका मेन काम क्या होता है कि आपके स्पर्म को सही जगह पे इजैकुएट करे, मतलब फीमेल के अंदर जहाँ पे एग्स के आसपास इजैकुएट करे, जो कि आपका फर्टिलाइजेशन हो जाए, मेन काम यही है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये आपके कुछ पार्ट्स थे मेल सेक्स सिस्टम के ह्यूमन के अंदर। तो अब आंसर देते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है इन सब के, ये सब क्या रोल प्ले करते हैं, प्रोस्टेट हो गया, सेमिनिकल वेसिकल हो गया। अब ये प्रोस्टेट है आपका, प्रोस्टेट के बारे में बता दिया ना मैंने, हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बता दिया। तो क्या रोल प्ले करते हैं, स्पर्मोटोजेनेसिस। अब देखो यार, यही आप सीडीएस का पेपर दे रहे हैं, आपसे इतना एक्सपेक्ट करा जाता है, आपके क्लास 10th पे मान ले नहीं है, मैं हमेशा इस बात को वाउच करता है, वो क्लास 10 तक पढ़ लो साइंस के लिए, उसके ऊपर बिल्कुल नेसेसिटी नहीं है आपको। कुछ एक दो क्वेश्चन आते भी हैं तो वो काफ़ी टफ हो सकते हैं, उनके लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए अभी स्पर्मोटोजेनेसिस आपको, सर ये टर्म तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। अब यार इतने बुद्धू आप नहीं हो सकते कि स्पर्म या क्लियर ये टर्म आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि स्पर्म मेकिंग या फिर ऐसे कुछ से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली स्पर्मोटोजेनेसिस मतलब मेकिंग ऑफ स्पर्म एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो मेकिंग ऑफ स्पर्म ये करते हैं या नहीं यार, मैंने यहाँ पे देखो टेबल में भी लिखा है स्पर्मोटोजेनेसिस। मेरा तो काम है कि पेपर में जो पूछा गया है वो आपको बता देना, बट आगे के लिए भी आपको स्मार्ट बनाना है ना मेरे को, कि यार कल को कुछ और पूछ लिया जाएगा इसी से बढ़ा के। तो ये सब टर्म्स को रिलेट करना सीखो। तो नहीं बनाते तो नहीं है, बनाते तो टेस्टीज है। मैच्योरेशन एंड मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, हाँ ये कर सकते हैं, इसको अभी रखो, पढ़ो, ऑप्शन ज़रूर पढ़ो सारे, बेस्ट ऑप्शन को टिक करना है। मैं स्पर्मोटोजेनेसिस एंड मोबिलिटी ऑफ स्पर्म बता तो कर रहा हूँ, स्पर्मोटोजेनेसिस नहीं होता भाई, मोबिलिटी ऑफ स्पर्म ओनली नहीं, मोबिलिटी के साथ साथ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म भी होता है इसमें। क्यों, क्योंकि भाई स्पर्म मैच्योर होता है, उसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड्स ऐड होते हैं, एल्कलाई बनता है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, एक चीज़ और, वैसे ये ट्रिक तो मैं देखो, आई डोंट बिलीव इन ट्रिक्स, इतना इजी पेपर है फिर भी आप ट्रिक, बट हाँ जो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी बार थोड़ा सा आपको अलार्मिंग कर देनी चाहिए, या तो वो ठीक होगी, बस ज़्यादातर वो गलत हो जाती है। ओनली सिर्फ यही बस,
है ना, क्योंकि डेफिनेट स्टेटमेंट साइंस और इन सब चीज़ों में कोई भी सब्जेक्ट हो, डेफिनेट अगर आप किसी को ये यार यही होता है, बिल्कुल नहीं। हाइयर इसको स्टडीज़ में और जाओगे तो पता चलेगा बहुत डायमेंशंस है। इसीलिए डेफिनेट चीज़ें जो वो लिखी होती हैं ऑल ओनली काफ़ी गलत की तरफ होती हैं, तो आप उन्हें करके आ सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा तो ओनली देन। बाकी तो इतना इजी पेपर के लिए ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं भाई क्या है। Which of the following is not a component of human male reproduction system? Human male reproduction system का component नहीं है। ये तो सर पता नहीं, सुना नहीं किसका component है। कोई नहीं, आगे बढ़ो। यूरेथ्रा सुना है? हाँ अभी सुना है। सेमिनल वेसिकल सुना है? हाँ। वेस डिफरेंस सुना है? हाँ। तो मतलब ये आंसर होगा आपका, ये नहीं है। ये सर्विक्स एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। आगे अगर आएगा तो मैं बताऊंगा। Artificial insemination process are introduced in uterus सॉरी यार, मैं ना दिक्कत है मेरे साथ थोड़ी स्पेलिंग्स की सच में बहुत दिक्कत है। यूट्रस के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन। अब देखो ये वर्ड अगर आपने नहीं सुना, AI है वैसे तो सुनना चाहिए वो AI, अगर आपने ये वर्ड नहीं भी सुना तो यार आप सेंस कर सकते हो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, सीमन क्या होता है? सीमन इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर मेल स्पर्म, सीमन। तो आर्टिफिशियल तरीके से सीमन को इनपुट करना, तो हमने क्या, जैसे IVF वगैरह हो गया कि भाई मेल फीमेल के स्पर्म को मिलाते हैं, तो ये सब प्रोसेसेस, तो ये किसके लिए यूज होता है? फीमेल के यूरेटर में डालने के लिए। किस लिए? फॉलोइंग आर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब हाँ इस प्रोसेस के थ्रू क्या इंट्रोड्यूस होता है फीमेल के अंदर? तो ऑब्वियसली फीमेल में फीमेल एग्स है, कौन सा एग नहीं है? मेल एग्स नहीं है, स्पर्म ओनली। फॉलोइंग इंट्रोड्यूस इन फीमेल, ठीक है, ग्रेट। ठीक है, तो ऐसे सेंस भी कैसे बनाते हैं ये भी मैं बताने की कोशिश करता रहूँगा इसमें। 2 important features of sexual reproduction in higher organisms that create genetic diversity in offsprings are, ठीक है, तो 2 चीज़ें जो डाइवर्सिटी क्रिएट करती है ऑफस्प्रिंग्स में। ऑफस्प्रिंग्स मतलब जो बच्चे होते हैं। अब डाइवर्सिटी क्या होता है यार, ये भी जान लेते हैं पहले, फिर इसे करते हैं। ठीक है यार, क्या होता है कि कोई भी स्पीशीज है, कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो उनका बाय नेचर एक चीज़ उनमें होती है, दे वांट टू लिव। अब जीने के लिए उनका जेनेटिक मटेरियल जो सेल्स के अंदर होता है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ऐसे कि हमने बहुत क्लासेस NCERTs में ही पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया, जैसे कि कोविड ले लो आप, कोविड से क्या हुआ था, अलग अलग स्ट्रेन्स आने लगे कोविड के, इतनी रैपिडली वो चेंज हो रहा था। क्यों? क्योंकि आप एंटीबायोटिक ला रहे हो, दवाइयाँ दे रहे हो, उससे ठीक हो रहे हो, भाई इसको तो जीना है ना, वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पैथोजन ही सही, हमें खराब कर रहा है, बट वो खुद में भी ऑर्गेनिज्म है। इट वॉन्ट्स टू लिव, ही शी तो वो नहीं है, तो इसलिए वो अपने आप को रैपिडली चेंज कर रहा था अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट कि अच्छा तुम ये दवाई दे रहे हो तो मैं इससे प्रोटेक्शन ले आऊँगा, नहीं प्रोटेक्शन ला रहा था। ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म चेंज लाता है तो डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी से इवोल्यूशन होता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब चेंज, जेनेटिक्स में चेंज, जिससे ऑर्गेनिज्म में चेंज आएगा, और ऑर्गेनिज्म में चेंज आने से उसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ेंगे, या फिर अगर नेगेटिव चेंज हो गया तो वो डेथ मतलब एक्सटिंक्शन की तरफ भी जा सकता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब दैट क्रिएट्स चेंज इन ऑफस्प्रिंग्स, डाइवर्सिफिकेशन होती है। अब देखो 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, माइटोसिस, मायोसिस, माइटोसिस, मायोसिस। अब ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। पहले मैं बता दूँ, ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। ये क्या है? टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अब देखो आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बड़ा कैसे होता है, फिर नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। छोटे सेल से मल्टीपल सेल बनते जाते हैं और वो बड़ा हो जाता है। तो हम भी कहाँ से पैदा हुए हैं? मेल और फीमेल्स को मिले होंगे, और फिर वहाँ से बहुत इनविजिबल कोई एक सेल बना और उससे मल्टीपल सेल बन गए, वो इतने बड़े हो गए, है ना, इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो सेल डिवीजन, ये दोनों क्या है? टाइप ऑफ सेल डिवीजन है कि सेल डिवाइड होती है ऑर्गेनिज्म जब बड़ा होता है। देखते हैं ये अलग अलग तरह के सेल डिवीजन क्या हैं और कहाँ पे ये होते हैं। अब देखो माइटोसिस और मायोसिस।
माइटोसिस एक वो सेल डिवीजन है जो लोअर ऑर्गेनिज्म में कहीं ना कहीं होता है और एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होता है। मतलब वो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइटोसिस एसेक्सुअल में नहीं, माइटोसिस हर जगह ही होता है। माइटोसिस में ये डिफरेंस है मायोसिस से। चलो टेबल के थ्रू ही बताता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता अपने आप को। ठीक है, तो पहली बात तो जो माइटोसिस है, माइटोसिस माइटोसिस नॉर्मल सेल्स में होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस, नॉर्मल सेल्स को सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं। और सर ये दूसरे तरह के सेल्स क्या हैं? सारे ही बॉडी सेल्स हैं, सोमैटिक बॉडी सेल्स। दूसरे तरह के सेल्स हैं आपके जर्म सेल्स, आपके सेक्स सेल्स, वो आपके दूसरे टाइप ऑफ सेल्स हैं। मायोसिस आपका सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स का मतलब आपके सेक्स सेल्स के लिए बना है। तो मतलब वैसे तो पूरी बॉडी में माइटोसिस हो रहा है, बट आपके जो भाई साहब मेन चीज़ है, आप जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म आता है इस दुनिया में, आपके सेक्स सेल्स, उसमें होता है मायोसिस। तो ये डिफरेंस है बस इसमें। अब माइटोसिस कहाँ कहाँ हो रहा है? आप इतने बड़े हो गए, माइटोसिस हुआ है ना, छोटे सेल से आपके हाथ पे कट लग गया, रिपेयर हुआ आपका सेल, है ना, माइटोसिस हुआ। यार ये आवाज़ है यार, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, मुझे एक मिनट दो। ग्रेट, ठीक है। ठीक है, हाथ में कट लग गया, उसमें रिपेयर हो रहा है, तो क्या हो रहा है? सेल्स रीजेनरेट कर रहे हैं, माइटोसिस हो गया। तो ये सब चीज़ों में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या होता है आगे देखेंगे। तो ये इन सब चीज़ों में होता है। और यहाँ पे आपका भाई सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, वो है सेक्स, मेल सेक्स फीमेल सेक्स सेल मिलेंगे तो रिप्रोडक्शन में काम आता है। अब क्या होता है, अब अलग अलग प्रोसेसेस हैं, तो प्रोसेस भी अलग अलग होगा। कैसे बढ़ रहा है सेल वो देखते हैं। ये है आपका मायोसिस, ये है आपका माइटोसिस। MEI, ठीक है। तो यार इसे रब कर लेता हूँ यार, क्या यार, मायोसिस और ये माइटोसिस। अब मायोसिस के अंदर देखो क्या हो रहा है। माइटोसिस में क्या होता है, एक मदर सेल बोलते हैं, एक मदर सेल है। मदर सेल में से दो डॉटर सेल निकलते हैं, एंड प्रोडक्ट। मदर सेल्स में से दो डॉटर सेल निकल रहे हैं। अब हो क्या रहा है, देखो एक ही सेल है, धीरे धीरे से पता चल रहा है कि मैं डिवाइड होने वाला हूँ। तो देखो क्रोमोजोम, धीरे धीरे दो क्रोमोजोम बन गए, फिर धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है, देखो अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, और ये अलग हो गया फाइनली। तो एक मदर सेल में से दो डॉटर सेल बनते हैं, और ये दोनों ना टोटली आइडेंटिकल होते हैं, नियरली आइडेंटिकल, बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं, बहुत बिल्कुल जेनेटिकल चेंज नहीं होता। 0.0001% में कह नहीं सकते हम, होता है, बट नियरली आइडेंटिकल होते हैं। ये है मायोसिस हमारा। ये तो देखो इसकी स्टेजेस आपको नहीं पता होने, ये एक ही बार में हो जाता है, एक ही प्रोसेस है, पूरा एक ही प्रोसेस है। ये होता है डिवाइडेड है दो प्रोसेसेस में, ये फर्स्ट स्टेज और ये सेकंड स्टेज। क्या हुआ इसके अंदर, ये पहले दो सेल्स में ऐसे डिवाइड हुआ, और फर्दर ये दो सेल से चार सेल्स में डिवाइड हो गया। तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, 4 सेल्स। एक मदर सेल है, और मदर सेल किस में डिवाइड हो रहा है, 4 डॉटर सेल्स में। अब डिफरेंस क्या है कि यार ये जो डॉटर सेल्स है ना 4, ये बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है इससे, अलग हो सकते हैं, बहुत अलग भी हो सकते हैं, थोड़े अलग भी हो सकते हैं, बट अलग होते हैं और काफ़ी अलग होते हैं। तो दे आर नॉट आइडेंटिकल। यही डिफरेंस है इनमें मेन, कि ये सेम बनाता है, ये अलग अलग बनाता है। ठीक है सर, आगे बताओ। नंबर ऑफ डिवीजन मैंने बताया एक स्टेप में हो जाता है माइटोसिस, और ये 2 स्टेप में होता है। अब देखो हमने सेल्स में पढ़ा, पीछे PYQs में पढ़ा हमने। अगर आप डायरेक्ट इसे देख रहे हो तो इसका मतलब आप यही रिवीजन करना चाहते हो, आपको आता है। नहीं आता तो भाई पीछे के PYQ देखो। तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं एक सेल्स में। तो नॉर्मल सेल में, बॉडी सेल में, सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर्स।
बट मायोसिस वाले सेल में जो बने हैं, जो ये सेल बने हैं, सेक्स सेल्स बने हैं, एंड प्रोडक्ट है ये वाला आपका, इन विचारों के अंदर कितने क्रोमोसोम है? आधे, सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, 46 नहीं है, 23 है। ये याद रखना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मल सेल में 23 क्रोमोसोम नहीं होते, 23 पेयर होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम, और इस बेचारे में सिर्फ 23 क्रोमोसोम है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डेप्लॉइड, डिप्लॉइड, और इसको हैप्लॉइड। ठीक है, इसको डेप्लॉइड, इसको हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड, डाई मतलब डबल, और इस पे नॉर्मल 23। तो ये चीज ध्यान रखना। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स 2 बने, इसमें 4 बने, एंड में बता दिया। जेनेटिकल कॉम्पोजिशन, अब देखो माइटोसिस में सिमिलर बनते हैं, बताया ना अभी कि भाई डॉटर सेल्स हैं रिप्रोड्यूस होकर बनी, माइटोसिस में बिल्कुल सेम बनेंगे। तो जेनेटिकली क्लोन कर सकते हैं इससे, हम क्लोन बनते हैं सेम टू सेम। अब कभी कभी क्या होता है कि ट्विंस बन जाते हैं, 2 ट्विंस होते हैं। तो वहाँ क्या हुआ कि जब ग्रोथ हो रही थी आपकी, तो हर प्रोसेस, हर स्टेप में कैसी ग्रोथ हुई आपकी? माइटोसिस ग्रोथ हुई, तभी आपके ट्विंस बने। तो ट्विंस बनते हैं तो माइटोसिस ग्रोथ हो रही होती है अंदर। ठीक है सर, ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं भाई। अब क्यों जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो डॉटर सेल, मदर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, डॉटर सेल के पास भी 46 आ गए। बट यहाँ भाई साहब इन पे क्या हो रहा है कि पापा के 2 सेल मिलते हैं, तो पापा वाले सेल में, मेल सेल में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, बताया ना भी 23 होते हैं इसमें। मम्मी के पास भी 23 है, तो टोटल बना नया सेल उसमें भी 46 होंगे, बट दोनों के अलग अलग होंगे। इसमें सिमिलर आ गए, तभी तो यहाँ चेंज होगा ऑर्गेनिज्म में। तभी तो आप थोड़ा बहुत मम्मी पापा से मिलते हो, बट बिल्कुल डिट्टो नहीं होते। ठीक, कोई कहेगा नहीं नहीं सर, मैं और मेरे पापा तो बिल्कुल डिट्टो लगते हैं। हाँ भाई, अपने आप को ही पापा कह लिया करो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दिखने में हो सकता है, हॉबीज़ में हो सकता है, बट काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। अब वेरिएशंस, कोई कम वेरिएशन होती है इसमें काफ़ी वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशंस मतलब जब आपका जेनेटिक मटेरियल, देखो दोनों से मिलके बना और डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल है, तो वेरिएशन होगी यहाँ पे, मतलब कुछ चेंज आएगा, सिमिलर नहीं होगा। तो ऐसे ही स्पीशीज़ में जब वेरिएशन होती रहती है ना, धीरे 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 वेरिएशन होके ही आपका न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में बड़े बड़े चेंज आने लगते हैं। जैसे बोलते हैं कि पहले हम 4 पैरों पे चलते थे, गोरिल्ला हमारे एंसेस्टर्स हैं, गोरिल्ला हमारे एंसेस्टर्स हैं, ये सब बोलते हैं ना हम। हाँ, है ये, ऐसा ही ट्रुथ है। धीरे 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 वेरिएशंस हुई, चीज़ें चेंज हुई हमारी बॉडी में। तो अब क्या हो रहा है, नई वेरिएशंस क्या हो रही है? ये देखो, ह्यूमन बॉडीज़ में हेयर कम हो रहे हैं, सबके बॉडी हेयर बहुत कम हो गए हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो वेरिएशन होती हैं तभी नया टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बदलता है, बड़े चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे वेरिएशंस होंगी अच्छी खासी, यहाँ पे मिनिमम वेरिएशंस, ना के बराबर ही वेरिएशंस होंगी। अब क्या वेरिएशन होंगी? थोड़ी बहुत होती है, हाँ, वेरी वेरी मिनिमल, वेरी मिनिमल। इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम, तभी हम बोलते हैं होती ही नहीं, बट रियलिटी है थोड़ी बहुत होती है। ठीक है, अब ऐसे में ही एक बात और देख लो, वेरिएशंस की बात हुई है, तो वेरिएशन से आपकी क्या होती है? एवोल्यूशन मतलब बिल्कुल चेंज, एवोल्यूशन नया चेंज, तो धीरे धीरे ही होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद। और इसी पे एक थ्योरी दी थी एवोल्यूशन के ऊपर, डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी, डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी। ठीक है, तो ध्यान रखना, एवोल्यूशन के ऊपर किसने थ्योरी दी थी? डार्विन ने। मेरे ऊपर तो नहीं आ रही है, नहीं। अब डार्विन की थ्योरी में डार्विन ने 1-2 पॉइंट कहे थे, वो देख लो। क्या बोला था उसने? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और क्या बोला था? नेचुरल सिलेक्शन। इनके बारे में बात करा था, इससे थोड़ा रिलेटेड था तो मैंने बता दिया, दिमाग में आया। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया हमारा, बढ़िया। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट फॉर, अच्छा पीछे वाला क्वेश्चन करा हमने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
बट जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम लोग क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं वो, क्योंकि चेंजेस होते हैं डीएनए में, हम अलग पैदा होते हैं, सेम नहीं होते मम्मी पापा जैसे। ऑफस्प्रिंग में कैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे होती है, और सीधा पूछा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस चीज़ से, कौन से प्रोसेस से सेल डिवीजन हो रहा है। तो क्या होता है सेक्सुअल उसमें, मायोसिस तो होता ही होता है, तो इस ये या ये इन दोनों में होता है, माइटोसिस तो होता ही नहीं। ये क्या है, कंजुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है, हमें तो फर्टिलाइजेशन पता है ना, तो मायोसिस और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। Sexually producing organism, which of the following statement is appropriate for both parents and offspring? मतलब पेरेंट और न्यूली रिप्रोड्यूस बेबी के लिए क्या सही बात है। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज बट डीएनए कंटेंट रिमेन सेम। नहीं यार, किसने कहा, अभी तो बताया कि क्या होता है, 46 पेयर ही तो होते हैं हर किसी न्यू बॉर्न के, चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहते हैं हमेशा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। कांस्टेंट रहेंगे यार, दो एक ही ऑप्शन है जिसमें क्रोमोसोम कह रहा है कांस्टेंट रहेंगे, और इससे एक बात और पता चले कि डीएनए का नंबर भी कांस्टेंट रहता है। तो देखो यार कितना बढ़िया बात है कि आपको अगर इतना भी ध्यान है, ये भी डीएनए में डाउट है, तो देखो क्वेश्चन आपको अपने आप हिंट दे रहा है। तो इससे एक बात और क्लियर पता चलती है, जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही पढ़ लो। अगर ऐसा एनसीईआरटी में मेंशन्ड स्पेसिफिकली नहीं है कि नंबर ऑफ डीएनए सेम रहते हैं, बट क्रोमोसोम का मेंशन्ड है, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कंसेप्टिव पिल्स। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोसेसेस हमेशा हम चाहते नहीं कि प्रेगनेंसी हो, है ना, तो उसके लिए देयर आर मेजर्स जो ले सकते हैं अडल्ट, जिससे आपका प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो वो क्या क्या मेजर्स हैं वो देख लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स बोलते हैं उन्हें, टू अवॉइड प्रेगनेंसी। बैरियर मेथड्स के बैरियर क्रिएट कर दो स्पर्म को। मेन मकसद क्या है सारे मेजर्स का, कि मेल और फीमेल सेक्स सेल्स ना मिले, कोशिश ये रहेगी। तो बैरियर क्रिएट कर दो कॉन्डम्स से, डायाफ्राम्स से, डायाफ्राम्स भी होते हैं। हार्मोनल मेथड्स, अब देखो कुछ हार्मोनल मेथड्स भी होते हैं पिल्स के थ्रू, जिससे हम क्या करते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं, जिससे ओवल्यूशन नहीं होती। ओवल्यूशन क्या होता है कि देखो बाय बर्थ ही फीमेल्स के अंदर बहुत सारे एग होते हैं, मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं। वो एग्स जैसे हमारे मेल स्पर्म है, वो स्पर्म बनाना पड़ता है, बट फीमेल्स में ऑलरेडी बहुत सारे एग हैं। वो एग्स धीरे धीरे मेच्योर होते रहते हैं और पॉप आउट होते रहते हैं, बाहर आते रहते हैं मेट करने के लिए, कभी तो स्पर्म आएगा, ऐसे करके। ऐसे ही तभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। इसी इंतज़ार में आपकी बॉडी फूड भी इकट्ठा करती है, तो वो फूड जब नहीं यूज़ होता तो एज अ वेस्टेज निकल जाता है, उसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है हार्मोनल मेथड, ये क्या करता है, उस ओवल्यूशन को रोक देता है। हॉर्मोन्स में हार्मोन ही तो जाके कमांड देता है कि चलो अब टाइम आ गया, इनको मेच्योर करो एग्स को, तो उन हॉर्मोन्स को ही रोक देता है, जिससे एग्स मेच्योर नहीं होते। और एवोल्यूशन को स्टॉप कर देता है। ये चीज़ ध्यान रखना है यार, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओरल पिल्स हम ऐसा लगता है सुनने में कि क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन को रोक देगी, नहीं, वो एवोल्यूशन को एवोल्यूशन को ही रोक देगी, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, कॉपर टी लूप्स। कॉपर टी एक टाइप ऑफ फिक्स हो जाता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए फीमेल वेजाइना के अंदर। उससे क्या होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांटमेंट नहीं होता। क्या होता है कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो जाके यूट्रस के अंदर खाना रहता है बेचारे के लिए, वहाँ जाके इम्प्लांट हो जाता है यहाँ पे। तो इस इम्प्लांटेशन को यहाँ कॉपर टी लग जाती है, रोक देती है, इम्प्लांट ही नहीं होने देती। जब इम्प्लांट ही नहीं होगा तो बेचारा बड़ा कैसे होगा और आगे प्रोसेस कैसे होगा, तो एज अ वेस्ट बाहर निकल जाता है बेचारा। तो ये भी एक तरीका है। फिर सर्जिकल मेथड्स हैं। देखो मैंने पीछे बताया था कि आपकी ये पाइप होती है, ये आपकी वास्ट डिफरेंस हो गई,
ये क्या करती है कि स्पर्म को ले जाती है यहाँ पे पीनस तक, ताकि स्पर्म बाहर निकल सके। तो सर्जिकल मेथड्स में इसी को कटवा देते हैं। भाई कोई फॉर श्योर है 100% कि मुझे कभी रिप्रोड्यूस नहीं करना, तो वो सर्जिकल मेथड से इसे कटवा के यहीं गांठ मार देते हैं, तो कभी आपका स्पर्म आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक सर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं, बाकी बहुत कम लोग कराते हैं इसे। अब मेल्स में इसको वेसेक्टॉमी बोलते हैं, फीमेल्स में इसे ट्यूबेक्टॉमी, दोनों में हो जाता है। जैसे कि मेल्स में वास्ट डिफरेंस है, ऐसी फीमेल्स में भी पाइपलाइन होती है जो आपके फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं उन्हें, जो आपके एग्स को, फीमेल एग्स को ले जाती है यूट्रस तक। तो फीमेल्स में उसको काट के बांध दिया जाता है, उसको ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। वेरी नाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल टाइप ऑफ मिल्क, अच्छा उसका आंसर दो। कौन सा मैकेनिज्म है ओरल कंसेप्टिव पिल्स के लिए? क्या करते हैं ओरल कंसेप्टिव पिल्स? तो अभी बताया मैंने। देखो कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो, दे किल एग, यहाँ हो सकते हो कंफ्यूज, दे किल स्पर्म, ये यहाँ ये भी हो सकते हो, किल जाइगोट, क्योंकि ऐसा लगता है गोली जाके, बट नहीं, दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ एग। ओवल्यूशन ही नहीं होने देती ना, एग को बाहर ही नहीं निकलने देती, हार्मोनल चेंज। ठीक है सर। Which type of milk produced by lactating mother essential for development of immune response of newborn baby? अब नया नया जब बच्चा होता है बोलते हैं माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा होता है अभी भी। अब वो बाहर तो आ गया प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट के, मदर के अंदर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में था, वो बाहर तो आ गया, बट अभी माँ उसको दुनिया दिखाएगी, तो माँ को उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना होता है। तो इसलिए माँ के दूध के अंदर स्पेशल मिल्क होता है, उसके अंदर बहुत सारे बायोटिक्स तो नहीं, हाँ एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं, होते हैं एंटीबायोटिक्स भी होते हैं उसके अंदर, बट प्रोटीन होता है ना आपका, एंटीबॉडीज़ होती हैं मेनली, जो आपके कोई भी डिसीज़ से नए, क्योंकि बाहर आया है बच्चा, छोटा मोटा कीड़ा भी डिसीज़ का, छोटे मोटे पैथोजेंस भी डिसीज़ कर सकते हैं, तो उनसे इम्यूनिटी देती हैं, आपका गट सिस्टम बनाने में हेल्प करती हैं। ये सब चीज़ें मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो खुद से नहीं कर सकता बच्चा, वो दूध की ताकत से होता है। तो न्यूबॉर्न बेबी को कोलेस्ट्रम, ये होता है उस दूध का नाम, ये मिलता है। 1-2 हफ्ते बाद ये कैसा होता है आपका, थोड़ा सा येलोइश होता है, येलोइश इन कलर होता है ये मिल्क, कोलेस्ट्रम। 1-2 हफ्ते बाद ये, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल मिल्क, थोड़ा चेंज हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा फैट कंटेंट बढ़ जाता है, थोड़ा नॉर्मल मिल्क की तरफ बढ़ने लगता है। फिर कुछ 1-2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद हो जाता है मेच्योर मिल्क। ठीक है, काफ़ी मेच्योर हो जाता है, उसमें फैट क्वांटिटी अच्छी खासी हो जाती है और नॉर्मल मिल्क की तरफ काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इवेंट्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स? तो फ्लावरिंग प्लांट्स में देखते हैं रिप्रोडक्शन, मेल्स के अंदर हमने ह्यूमंस के अंदर देखा थोड़ा बहुत। ह्यूमंस के अंदर यार एक चीज़ और देख लो, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल स्पर्म और फीमेल स्पर्म मिलेंगे, फीमेल सेक्स सेल मिलेंगे, एग्स दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद वो एक ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट थोड़ा सा डेवलप होता है, उसको बोलते हैं, जब वो थोड़ा डेवलप हो जाता है, ठीक ठाक लगने लगता है, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो ही फिर डेवलप हो जाता है बेबी के फॉर्म में। ठीक है, बेसिक सा चीज़ें हैं। अब यही चीज़ अब देखते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल, और मेल सेल्स फीमेल सेल्स से मिलते हैं और रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख रहे हो आप। अब इसमें मैंने टेबल रखा है, उसके थ्रू देखते हैं। सेपल्स, देखो ये रहे सेपल्स, ये बाहर वाले ऐसे, ये क्या है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देखो ये ओवरी को, ये फीमेल पार्ट है, तो ये प्रोटेक्टिंग नेचर के होते हैं, इनका काम है प्रोटेक्शन।
प्रोटेक्ट फ्लावर बड, ठीक है। पेटल्स अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, अब इस पे मैं बाद में आऊँगा। सुंदरता बढ़ाते हैं, बेसिकली ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। और ब्यूटिफिकेशन क्यों करते हैं? दे अट्रैक्ट समथिंग। स्टेमन, स्टेमन इज द मेल पार्ट, ये रहा आपका स्टेमन। अब स्टेमन में क्या क्या होता है? स्टेमन कोई नहीं, स्टेमन में होता है एंथर और फिलामेंट। ये देखो कहाँ है आपका एंथर और फिलामेंट। एंथर आपका ये देख रहे हो, ये जो अपर पार्ट है ये एंथर है, और ये लोअर पार्ट है ये फिलामेंट है। तो फिलामेंट कुछ नहीं कर रहा है, एंथर को सपोर्ट दे रहा है। एंथर के अंदर मेन आपके पॉलन ग्रेन्स, जो कि मेल सेल्स होते हैं, सेक्स सेल प्लांट के, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं आपके एंथर के अंदर, ठीक है ना, मेल सेक्स सेल्स होते हैं। फिर आपका आ गया फीमेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट कौन सा है आपका? स्टिग्मा। स्टिग्मा ने ये इसको बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पल। अब पिस्टल या कार्पल और मेल सेक्स सेल क्या, मेल पार्ट क्या था? स्टेमन। स्टेमन के अंदर दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। ऐसे ही फीमेल सेक्स सेल या फिर फीमेल पार्ट कौन सा है सेक्स का? वो है आपका पिस्टल या फिर उसे कार्पल भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर आ जाता है आपका ये तीनों चीजें। इसके अंदर मेन है आपकी ये ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये आपका कार्पल में आ जाता है। ये पूरा हिस्सा फीमेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स पार्ट है ना, सेक्स ऑर्गन, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग। अब इनका काम क्या है? देखो मेल जो ऑर्गन है उसने पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करे, मेल सेक्स सेल्स जो हैं वो पॉलन ग्रेन्स उड़ते हुए जाएंगे, और ये स्टिग्मा जो होता है ना थोड़ा स्टिकी होता है। क्यों? क्योंकि ये मेल जो ये सेल है ये उड़ते हुए जा रहे हैं और यहाँ चिपक जाए, ठीक है। चिपकने के बाद ये स्टाइल से होते हुए नीचे जाएंगे, है ना, स्टाइल में रहने का, तो अपने पूरा स्टाइल में रहते हैं और अपना नीचे जाते हैं बढ़िया तरीके से। और कहाँ पे फिर टच करते हैं? ओवरीज से, ओवरीज से हाई हेलो करते हैं। ओवरीज से हाई हेलो जब करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा इस स्टेज पे? फर्टिलाइजेशन। मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल का मिलना ही तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है कि भाई फर्टिलाइजेशन तक ही अपना काम है, ठीक है। अब ये पेटल्स मैंने कहा था सर ये ब्यूटिफिकेशन के लिए है, क्या काम है इनका, क्या होता है? तो लाइन में बताऊंगा इसका। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा आपका? ये सेपल्स वगैरह झड़ने लगेंगे, फॉल ऑफ करने लगेंगे, और ये पत्ते भी फॉल ऑफ करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट की सारी एनर्जी चाहिए अब फर्टिलाइज्ड एग को। अब ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा आपका जो आपकी ओवरी हैं, जो आपकी ओवरी हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ओव्यूल है वो आपका बीज में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। अब ओवरी क्या है? ये बाहर वाला जो पार्ट है ना बड़ा, ये गोल, ये ओवरी है, और जो सेल है जो मिलके बनता है अंदर, मेल फीमेल मिलके बन जाए, वो आपका ओव्यूल है। ये अंदर वाला आपका ओव्यूल है। तो जो मेन सेल हो वो बीज बन जाएगा, जिसमें ताकत होगी और नए प्लांट्स बनाने की, और ये बाहर वाला है ये हमारा स्वेल होके फ्रूट बन जाता है। तो फ्रूट्स में तो बीज मिलते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ओव्यूल क्या बन जाते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया। ये दोनों फॉल ऑफ कर जाते हैं क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत सारी यहाँ पे है, ठीक है सर। मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या काम है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो प्लांट के अंदर, काफ़ी प्लांट्स के अंदर सेम प्लांट में ही मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसे इसमें है। बट हर किसी में ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में मेल फीमेल एक साथ हो, ऐसा हो सकता है सिर्फ फीमेल वाला पार्ट हो, मेल वाला पार्ट दूसरे प्लांट में हो। तो दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन्स उड़ के आने पड़ेंगे यहाँ तक, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। जिसमें सेम जगह पे पास में पॉलन ग्रेन से उड़ के आगे वो इजी होता है, ठीक है। तो जब दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन उड़ के आते हैं, दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन उड़ के आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लिखा नहीं है क्या? उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस यहाँ लिख देता, पॉलिनेशन। क्रॉस हुआ ना, दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन्स आए, और जब सेम ही प्लांट में पॉलन ग्रेन्स
यहीं से सेम ही प्लांट में पॉलन ग्रेन है, वो ओवरीज तक चले जाते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉली। तो ठीक है सर, प्रोसेस बता दिया आपने, और ये जो प्रोसेस है पूरा आपका पॉलन ग्रेन्स उड़ के ओवरीज तक जाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन है। तभी इन दोनों के दो टाइप मैंने बता दिए। अब जिन प्लांट्स के अंदर मेल फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है उनको बोलते हैं बायसेक्सुअल। ठीक है, दोनों स्टिग्मा और पिस्टल दोनों हैं। ऐसे प्लांट के एग्जाम्पल याद रखो, हिबिस्कस और मस्टर्ड। तो ये आपका हिबिस्कस ही है ये, जिनमें सिर्फ बेचारे एक ही पार्ट है, या तो मेल पार्ट या फीमेल पार्ट, उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो याद आप आराम से रख सकते हो, तो कॉमन टर्म्स है ना, आइडेंटिफाई करते हैं सेक्स को आजकल, और हॉट टॉपिक भी है ये, तो ध्यान रखो, ये तो सिंपल है। पॉलिनेशन मैंने बता दिया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन। सेल्फ और क्रॉस बताया। फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों चीज़ें इसमें कन्वर्ट हो जाती है, बताया। पेटल सेपल्स वगैरह गिर जाते हैं। अब लिख यार मैं इसलिए लेता हूँ ना, क्योंकि ना मैं चाहता नहीं कोई भी चीज़ मैं भूल जाऊँ कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ा रहा हूँ हल्का बहुत भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको पूरा ढंग से डिलीवर हो। तो लिखने से एक तो आपको नोट्स मिल जाएंगे और कुछ मिस नहीं होता। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर? देखा हमने पपाया का पीछे एग्जाम्पल में गिवन है, ये रहा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट एंड सीड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, किससे फ्रूट एंड सीड बनते हैं हमने पीछे देखा, या छोड़ा कुछ नहीं है मैंने आपके लिए, ओवरी और, ठीक है सही लिखा है ना, ओवरी ओव्यूलिया, फ्रूट पहले फिर सीड बाद में, ओवरी एंड ओव्यूल रिस्पेक्टिवली। सारा पढ़ो, चारों पढ़ो एक बार। तो पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है पूरी जर्नी का। ठीक है भाई, तो तीन चीजें, स्टाइल, स्टिग्मा। देखो स्टिग्मा ऊपर होता है ना, तो ये तो गलत हो गया, पहले स्टिग्मा आना चाहिए। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, हाँ ये सही लग रहा है, आगे पढ़ो। पर पिस्टिल, स्टिग्मा, ओवरी, सीधा ओवरी पहुंच गया, स्टिग्मा से बीच का कहाँ गया, स्टाइल, ओवरी, ओवरी तो एंड स्टेज है, ओवरी तक तो आने दो, तो ये वाला सही है। तो चारों पढ़े मैंने। इन फ्लावरिंग प्लांट डीएनए कंटेंट ऑफ प्लांट गेट्स हाफ ड्यूरिंग। तो यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मैंने बताया पहले पढ़ा कि जो डीएनए कंटेंट है वो हाफ हो जाता है किसके दौरान, जब आपके सेक्स सेल्स के अंदर होता है ना, डीएनए कंटेंट हाफ होता है, मतलब 46 क्रोमोजोम है, 23 क्रोमोजोम हो गए तो हाफ हो गया। तो वो किस में पाया जाता है, सेक्स सेल्स में। तो सेक्स सेल्स कौन से हैं इनमें से, सीड नहीं है, फ्लावर नहीं है, ये है पॉलन फॉर्मेशन, ये है। ठीक है सर, तो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि भाई मेल फीमेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल और फीमेल के मिलने से नई चीज बन रही है, तो सेम ही बात है सारी चीजें। रिलेशन बिटवीन अ फ्लावर एंड हनी बी। अब मैं पीछे बता रहा था बार बार कि यार ये बाद में बताऊंगा कि ये किसका काम आता है। पेटल्स क्यों होते हैं प्लांट्स के अंदर, ब्यूटीफाई करने के लिए क्यों होते हैं, ताकि ये, देखो मैंने बताया कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन है, सेम ही फ्लावर के अंदर मेल भी है फीमेल भी है, दोनों मिल गए आपस में फ्रूट बन गया। बट बेचारा अगर किसी फ्लावर, कोई फ्लावर में सिर्फ मेल है, किसी में सिर्फ फीमेल है, तो उनके बीच में पॉलन ग्रेन्स का एक्सचेंज कैसे होगा, नेचुरल फैक्टर्स से। नेचुरल फैक्टर्स क्या, कि भाई इंसेक्ट होता है ना, एक फ्लावर पे इंसेक्ट बैठा है, उड़ के दूसरे फ्लावर पे चले जाता है, तो वो अपने साथ साथ पॉलन ग्रेन्स भी ले जाता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स थोड़े स्टिकी होते हैं। और जो बेचारा इंसेक्ट है वो भी तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एक तो पेटल्स है ब्यूटीफाई करने के लिए, सुंदर चीज़ों पे जाके बैठता है, अच्छी महक है, अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, तो उसको भी खाना चाहिए ना, तो प्लांट्स में से वो भी खाना ही ले रहा है, तो जहाँ अच्छी फ्रेग्रेंस आती है वो वहाँ बैठता है, और जो चीज़ ब्यूटीफाई करती है वहाँ भी जाके बैठता है। तो पेटल्स इस काम के लिए कि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उसमें पॉलन ग्रेन चिपके और वो दूसरे फ्लावर में जाए और पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर कर दे। तो कह रहा है कि फ्लावर और हनी भी एक इंसेक्ट है जो पेड़ों से ही अपना वो हनी बनाता है ना, तो फ्लावर से ही लेके आता है वो हनी का बेस प्रोडक्ट। तो विल हेल्प इन, तो किस चीज़ में हेल्प करेंगे वो, पॉलिनेशन। चारों जरूर पढ़ना, मैंने तो पढ़ लिए।
और क्या क्या चीज़ें इंसेक्ट के अलावा और क्या क्या नेचुरल फैक्टर्स हेल्प करते हैं आपके एजेंट्स बोलते हैं। नेचुरल एजेंट्स कौन कौन से हैं? वाटर हो गया, विंड हो गई, है ना, बाकी यार मैंने रखा तो था आपका, हाँ यही है, वाटर, विंड्स एंड एनिमल्स। ये तीनों एक जगह से दूसरी जगह पॉलन ग्रेन्स को ले जाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक प्लेस थ्रू आई? अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है भाई? मैंने बताया दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल इसमें दो पार्टनर होते हैं, मेल और फीमेल का सेल मिलता है और बात बनती है। बट एसेक्सुअल जिसमें दो पार्टनर्स नहीं होते, एक ही चीज से निकलते हैं सेल, नए रिप्रोडक्शन एक ही पार्टनर, एक ही आदमी से हो रहा है, फिर एक ही मेल या फीमेल जो भी है इट से हो रहा है, ठीक है। ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरह से एसेक्सुअल का ही पार्ट है। ये क्या है? एसेक्सुअल का ही पार्ट है ये, कि भाई जो ऐसी प्रॉपर्टीज को यूज करना काफी प्लांट्स की, जिससे अकेले से ही वो नया ऑर्गेनिज्म बना दे। तो क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर, देखते हैं आगे। देखो ये टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपके एनसीईआरटी में गिवन है। रूट, स्वीट पोटैटो जो होता है, स्वीट पोटैटो को हम क्या करते हैं, धरती में दबा देते हैं और वो एज अ रूट नया फूड बना देती है, खुद नया स्वीट पोटैटो प्रोड्यूस कर देगा। रूटेड स्टोर्ड रूट डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो वो स्वीट पोटैटो क्या है? अपने आप में एक रूट है, याद रखना, स्वीट पोटैटो इज अ रूट। उसी को हम खाते हैं, तो उसे दोबारा ज़मीन में दबा दोगे वो और स्वीट पोटैटो प्रोड्यूस कर देगा बहुत सारे। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम, स्टेम कौन कौन सी होती है जो हम खाते हैं? थोड़ा मेरा ना तबीयत खराब है आज, तो थोड़ा इसलिए फ्लो नहीं बन रहा। पोटैटो जो हम, देखो स्वीट पोटैटो और पोटैटो में डिफरेंस है, याद रखना, ये कंफ्यूज करता है। पोटैटो आपका एक स्टेम है प्लांट का, हम प्लांट के स्टेम को खा रहे हैं, वो पोटैटो है। स्वीट पोटैटो रूट है। तो उस पोटैटो को हम यूज़ करते हैं और नए पोटैटो बनाने के लिए। पोटैटो एक स्टेम है। पोटैटो ना ऐसा होता है, आलू में ना ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, आप देखना, उनको बोलते हैं पोटैटो आई। तो इस एक आई को आप काटोगे और दबा दोगे तो ये एक तरह से नया पूरा प्लांट खड़ा कर देगी। तो पोटैटो आई होती है नई रिप्रोडक्शन के लिए। जिंजर भी स्टेम है, शुगर केन भी स्टेम है। तो उन शुगर केन को सीधा गन्ने को खड़ा कर दो, गाड़ दो, वो नए गन्ने उगा देगी। तो इसीलिए काट काट के शुगर केन को हर जगह इतने इतने पीस को डाल देते हैं, हर जगह नए गन्ना हो जाता है पूरा। तो ये सब क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कि वेजिटेबल्स के पार्ट्स को यूज करके नया नया वेजिटेबल उगाना। ये तभी तो एसेक्सुअल है, एक ही पार्टनर मेल या फीमेल में से, मेल फीमेल होते ही नहीं है, ठीक है सर। लीफ, ब्रायोफाइटा एक प्लांट होता है, उसके लीफ को हम गाड़ देते हैं, लगा देते हैं, तो नया प्लांट उग जाता है। लीफ नॉचेस, बर्ड्स होते हैं, बर्ड से नया प्लांट उग जाता है। लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग और ग्राफ्टिंग दो चीज़ है। अब देखो ये सब तो नेचुरल थे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल थे, नेचुरली होता है। काट के भाई प्लांट को डाल दिया, कहीं आलू को डाल दिया, स्वीट पोटैटो को ज़मीन में गिर गया, अपने आप भी हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस है। बट हम ह्यूमन्स ने भाई नेचुरल से मानेंगे थोड़ी, अपना भी नया प्रोसेस बनाया। दो प्रोसेस हैं, इसको बोलते हैं लेयरिंग और इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। लेयरिंग ये हो गया और ये ग्राफ्ट। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? दो प्लांट्स को लिया अलग अलग और देखो ऐसे स्पेस बनाया और दोनों को फिक्स करा, टेपिंग कर दी और गाड़ दिया ज़मीन में और काफ़ी दिनों के लिए छोड़ दिया। जब वो धीरे ग्रो होने लगेगा तब टेपिंग हटा के देखोगे फिक्स हो चुका है और एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसी ग्राफ्टिंग है, एक प्लांट की फ्लेक्सिबल रूट को लिया, जड़ मतलब तने को लिया, तने को ना ऐसे ज़मीन में घुसा दिया और फिर बाहर निकाल दिया और किसी के सपोर्ट दे दिया ताकि ये गिरे ना, सपोर्ट डंडा लगा रखा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पार्ट है ना नए प्लांट में उग जाएगा, न्यू प्लांट बना लेगा, ये अपनी नई रूट बना लेगा ऐसे। अब इनसे ना कुछ फ़ायदे होते हैं
क्या फ़ायदे होते हैं लेयरिंग और ग्राफ्टिंग या आर्टिफिशियल तरीके से, कि अगर दो प्लांट है अलग अलग, एक तो ना बहुत ही बड़े साइज में फ्रूट देता है, दूसरा वाला बड़े मीठे फ्रूट देता है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ मिलानी है मेरे को, तो ग्राफ्टिंग कर दूंगा दोनों की मैं। अब ग्राफ्टिंग में दो चीज़ याद रखना, ऊपर वाले पार्ट को स्कियन, नीचे वाले पार्ट को स्टॉक बोलते हैं जिसमें गाड़ रहे हैं। तो ग्राफ्टिंग करने से क्या होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज मुझे उस फ्रूट में मिल जाएंगी। कीड़े नहीं लग रहे किसी चीज़ में, उसको ग्राफ्टिंग में दोनों को यूज़ कर लिया कि भाई इसमें तो कीड़े लगते हैं। ऐसे क्या फ़ायदा है, ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू पेरेंट क्लोन्स। अब पूरे ये जो एसेक्सुअल प्रोसेस है इसका क्या फ़ायदा है, चीपर होते हैं, ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होती है कि भाई ये वाला आलू की नस्ल चाहिए तो आप आलू को काट के उगा दो, वही आलू की नस्ल मिलेगी, कोई नया वो नहीं आएगा। कैन नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड, उन प्लांट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है जो सीड्स ही नहीं है, जिनमें बेचारों में बीज ही नहीं है, उनका नया कैसे करोगे। वैसे तो हम बीज डालते हैं नया प्लांट उग जाता है, जैसे बनाना हो गया है ना, ऑरेंज में तो होता है बट डायरेक्ट भी हो जाता है। रोज़ जैस्मिन फ्लावर्स हो गए, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। मेनली बनाना वगैरह जैसे हो गए इसमें बीज नहीं है, उनके लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बनाना वो गाड़ देते नीचे, ठीक है। डिज़ायरेबल ट्रेट रिटेन करने, जैसे मैंने भी बताया कि भाई बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट है, कोई गोल फ्रूट है, उनको बनाना है दोबारा, ऐसे ही चाहिए हमें, तो उनका ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर दो, ऐसे ही बन जाएंगे। तो ये सारे एडवांटेजेस है, ध्यान रखना। और कुछ रह रहे थे, टिश्यू कल्चर भाई ऐसा होता है कि प्लांट्स क्या है, लैब्स वगैरह में उगाए जाते हैं, सीधी बात है। क्या करते हैं, ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट ले लेते हैं, सेल फ्रॉम ग्रोइंग टिप, उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में डालते हैं। बेसिकली हम चाहिए क्या प्लांट को, ज़मीन से क्या लेता है, न्यूट्रिशन, वाटर लेता है, मिनरल्स लेता है, तो वो सारी चीज़ें एक क्लोज्ड मीडियम में प्रोवाइड करा देते हैं वाटर वगैरह के अंदर, जिससे क्या बन जाता है, वो धीरे धीरे गांठ टाइप बन जाता है, ग्रो होने लगता है, कैलस। वो कैलस से प्लांटलेट बन जाता है, ठीक है ना, पौधे से फिर पेड़ बना लो, उसे लगा दो कहीं पे भी। तो टिश्यू कल्चर में क्या है, प्लांटलेट तक ही उसको उगाते हैं अंदर, फिर बाद में उसको ज़मीन में लगाना ही पड़ता है, ध्यान रखना ये भी चीज़ है। तो इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। छोटे टिश्यू लिया ग्रोइंग टिप से, कैलस बनाया और प्लांटलेट बना के बाहर भेज दिया, बहुत बढ़िया। ये सारे प्लांट्स से ज़्यादातर टिश्यू कल्चर से होते हैं, ये एग्जाम्पल याद है। हाँ, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग किस में होती है ये भी ध्यान रखना, लेयरिंग इनमें होती है, ग्राफ्टिंग इसमें होती है, पूछ सकता है। तो ये क्या था मैंने समझा दिया, ठीक है सर, बहुत मज़ा आ रहा है, पढ़ो भाई फिर और पढ़ो। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर सेक्सुअल इज दैट इट हेल्प्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर एवोल्यूशनरी टाइम, दिस इज बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस। तो मैंने बताया कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज आता है, और चेंज ज़रूरी है क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, चेंजेस के साथ ही आप सस्टेन कर सकते हो, नहीं तो आप पुराने रह जाओगे। तो फिर कहते हैं ना कि पुराने रह जाओगे, अगर आप आज की डेट में टेक्नोलॉजी नहीं जानते तो मैं कैसे पढ़ा रहा होता, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज होता है, एवोल्यूशन होता है, तभी चेंज होता है, वेरिएशन होता है, और तभी तो एवोल्यूशन होता है। और एवोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इन्वायरमेंट भी चेंज होता जा रहा है। तो कह रहा है कौन सी चीज़ एवोल्यूशन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एवोल्यूशन में ज़्यादा अच्छा होता है एसेक्सुअल से, तो कौन सी चीज़ इसको अलग बनाती है, या फिर दिस इज़ बिकॉज क्यों होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कि लॉन्ग टाइम एवोल्यूशन में अच्छा हेल्प, मतलब ज़्यादा अच्छा है एसेक्सुअल से। क्योंकि देखो मोर ऑफस्प्रिंग, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, इसलिए नहीं यार, ऐसा नहीं। रोबस्ट एंड हेल्दी ऑफस्प्रिंग, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ठीक है। जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग, नहीं है ज़रूरी हर बार ही बच्चे सिमिलर होते हैं। मोर वेरिएशन, हाँ वेरिएशन तो होती है, चेंजेस होते हैं हमारे ऑफस्प्रिंग बच्चों, ठीक है सर। तो दोस्तों यहीं तक था आज का सेशन, है ना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये सीरीज़ आप पूरी देखिए, और मैंने लेक्चर्स भी डाले हुए हैं, खासकर साइंस के, वो भी सीरीज़ हमारी चल रही है, उसमें सारा एनसीईआरटी कवर्ड, उससे आप पढ़ भी सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। और मैं डेली टिप्स वगैरह रील्स पे डालता रहता हूँ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो आपकी हेल्पफुल हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।